शोल्डर डिस्ट्रोशन किसे कहते हैं? जब शोल्डर जो है वो स्टक हो चुकी है, हमने मैन्योर किया हो लेकिन वो शोल्डर जो है अभी तक ना निकला हो, उसके लिए हम और मैन्योर्स करते हैं, उसे कहते हैं शोल्डर डिस्ट्रोशन को। शोल्डर को निकालने के मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव शोल्डर को कहते हैं शोल्डर डिस्ट्रोशन, ठीक है। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर जो है एक मैक्रोसोमिया है, बड़ा बेबी, ठीक है। दूसरा जो है डायबिटीज, मेटरनल डायबिटीज, ठीक है, हाँ मेटरनल। और जो है थर्ड जो है वो ओबेसिटी, ओबीज मदर हो। फोर्थ जो है प्रीवियस शोल्डर डिस्ट्रोशन हो चुकी हो। और फिफ्थ जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, उसमें भी शोल्डर डिस्ट्रोशन होती है, ठीक है। उसकी कुछ स्टेप्स हो जाए, हेल्पर से स्टार्ट लेंगे। हेल्पर एक वो निमोनिक है। एच फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प। तो कॉल फॉर हेल्प में एनेस्थीसिया भी आता है, सीनियर डॉक्टर्स भी आते हैं, उसमें से मिडवाइफ भी आती है, उसमें से पीडियाट्रिशियन भी आते हैं, सब कॉल फॉर हेल्प, एच ई हेल्प। उसके बाद है एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी हमने एपिजियोटोमी करने हैं, सेकेंड डिग्री टियर इसको कहते हैं, एपिजियोटोमी करते हैं। उसके बाद है एच ई एल, एल फॉर एलिवेशन ऑफ लेग्स, उसको मैकन रॉबर्ट एलिवेशन भी कहते हैं। हाइपरफ्लेक्शन, क्या मैक्रोबर्ट्स, हाइपरफ्लेक्शन और एब्डक्शन हिप जॉइंट्स की, ठीक है। तो ये पोजीशन होगा एच ई एल। उसके बाद है एलिवेशन होगा ना, ठीक है। और फिर है एच ई एल, और असल ये फॉर निमोनिक है, एच हेल पर, एच ई एल पी के बाद सुप्राप्यूबिक प्रेशर। किस तरह करते हैं? ये भी बेबी है ना, शोल्डर डिस्ट्रोशन हो चुका है, हेड निकल रहा है, लेकिन इसका जो एंटीरियर शोल्डर है वो स्टक हो चुका है। अब सुप्राप्यूबिक प्रेशर हमने अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करेंगे? इन दोनों हाथों से, प्यूबस है ना, प्यूबस से इससे थोड़ा सा ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो जब प्रेशर एक्सर्ट करें तो ये बेबी का जो डायमीटर है ये ओब्लिक, बेबी ओब्लिक हो जाएगा। तो पहले इस तरह था ना, अब ओब्लिक हो जाएगा, तो बेबी जो है वो डिलीवरी में उसको आसानी होगी, ठीक है। तो ये हो गया सुप्राप्यूबिक। उसके बाद है इंट्रामेन्योर। अगर इसके साथ नहीं हुआ, सुप्राप्यूबिक प्रेशर को हम रोबिन 1 भी कहते हैं, इसको रोबिन 1 मैन्योर भी कहते हैं। इससे नहीं हुआ, इसके बाद है एंट्री, मतलब हमने अंदर जाने के अंदर, हमने यूट्रस के अंदर हमने जाना है। उसके बाद है, तो अब है रोबिन 2। रोबिन 1 तो सुप्राप्यूबिक है ना, रोबिन 2 में क्या करना है? हमने ऐसा करना है कि लेफ्ट हैंड के 2 फिंगर्स को हमने एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर पे ले जाना है, ठीक है। इसका प्रेशर अप्लाई करना है, तो इससे ये आगे निकल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बेबी पर प्रेशर एक्सर्ट करके तो ये निकल आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है? ये है रोबिन 2। फिर उसके बाद है वुड स्क्रू। अगर इसके साथ भी नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या करना है? लेफ्ट हैंड के 2 फिंगर्स को आपने इंटीरियर शोल्डर की इंफीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे लेके जाना है। राइट हैंड के 2 फिंगर आपने पोस्टीरियर शोल्डर के इंटीरियर पे ले जाना है, ठीक है, इस तरह। और आपने क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है बेबी को, ये इस तरह रोटेट, तो ओब्लिक हो जाएगा, बेबी को डिलीवरी में आसान हो जाएगी। अगर इसको कहते हैं वुड स्क्रू भी कहते हैं, इस मैन्योर को वुड स्क्रू मैन्योर भी कहते हैं। उसके बाद अगर इसके साथ नहीं हुआ, फिर है वुड स्क्रू के बाद है रिवर्स वुड स्क्रू। हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया था ना, अब एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है पोस्ट आर्म डिलीवरी, ठीक है। ये भी एक मैन्योर टाइप में मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, पोस्ट आर्म डिलीवरी। उसके बाद है रूल ओवर टू ऑल 4। इसके साथ भी बेबी नहीं हुआ, तो अब जो पेशेंट है उसको आपने 4 ही आर्म लिम्स पे आपने बिठाना है, इस तरह हाथ रखेगी और नीज जो है वो रखेगी। तो इससे पोजीशन थोड़ा सा ये बहुत मुश्किल है, मतलब पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बेबी को डिलीवरी में आसानी होती है। फिर उसके बाद अगर इसके साथ भी नहीं, फिर डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर से, डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर एक है सिम्फिजियोटोमी। आपने ट्यूबस सिम्फिसिस को काटना है, तो इसको आप काट लीजिए, तो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ये काज कर रहा है, आपने इसको काट दिया तो ये आसानी से निकल आ जाएगा। ये या डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर में एक है क्लेयोटोमी, बेबी की क्लेविकल को आपने तोड़ना है, ठीक है। क्लेविकल को तोड़ दो तो ये थोड़ा सा मतलब इसका डायमीटर कम हो जाएगा, आपने आसानी से निकालना है। अगर इसके साथ भी नहीं हुआ, वह है ज़मीनी मैन्योर है। उसको क्या करना है? आपने बेबी को फिर से यूट्रस में पुश करना है और सी सेक्शन के लिए आपने रेडी करना। किस तरह से बस कॉम्प्लिकेशंस। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस, अब ये नोट इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है 2 टाइप्स के, एक मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है, एक फीटल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? आपके पास जो है तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में मदर जो है वो चली जाती है, ठीक है ना।
फिर पेरिनियल टेयर्स हो जाते हैं, 3rd और 4th डिग्री टेयर्स भी हो जाते हैं, ठीक है, और पोस्टमार्टम हेमरेज भी हो जाते हैं। फीटल में क्या है, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वो है ना, ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल है, तो हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आपका यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस है, तो उसके ब्रेकियल प्लेक्सस पे वो टीयर, उसमें से टीयर आ जा सकती है, इंजरी आ जाती है। और फिर जो है इसके बाद क्लेविकल भी हम अगर हमने फ्रैक्चर किया तो क्लेविकल ये भी कॉम्प्लिकेशन है ना, इसके साथ ही ह्यूमरस भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। थैंक यू।